हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2019 एंड 20 वाला जो पेपर्स थे उसमें से ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कि काफ़ी बढ़िया से हैं, अच्छे हैं। इसके पहले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, सीरीज़ हम कर चुके हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनटीएससी की हमारी सीरीज़ चल रही है ना। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्टली उन्हीं वीडियो में से है, मतलब सारा कुछ सिलेबस कंप्लीटेड है हमारा एनटीएससी सोशल साइंस का। उससे बाहर यूजुअली कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि इन क्वेश्चंस के अंदर आया हो जो आप तक हमने नहीं पहुंचाया है ना। हर क्वेश्चन के साथ में ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने वहाँ पे उस समय पे पढ़ा था, ठीक है। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सोशल साइंस में आ जाते हैं, तो फिर वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो अपने को अपने हिसाब से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि जैसे अलग अलग स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उन स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दूसरे स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर आप मध्य प्रदेश के तो सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए ना किसी भी स्टेट के, सब सॉल्व करते चलो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही करना है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं तो हम आंसर कर पाते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता। एक बार थ्योरी पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार पढ़ ली तो बस उसको छोड़ो। अब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन ही बाय द एंड एग्जाम में आने वाले हैं। अब एनटीएससी इतने समय से चला आ रहा है तो अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो कवर कर ही लिए होंगे ना, क्या नया बनाएंगे, है ना। तो आप उसी में से करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन तो बैठने ही बैठने हैं, है ना। और कुछ नए आ जाते हैं तो फिर वो तो हमने कंसेप्ट वीडियो पढ़े ही है, थ्योरी तो हमको पता ही है, तो फिर हम उस हिसाब से सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया था। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, है ना। तो ये डिस्कवरी का मतलब इन्वेंशन नहीं होता। देखो, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर है। डिस्कवरी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन हमको पता नहीं था कि एग्जिस्ट कर रही है, और अब हमने ढूंढा तो मिल गई, है ना। ये क्या है, डिस्कवरी है। इन्वेंशन होना मतलब अभी तक कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने अभी नया बनाया है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का है। कब की बात है वो, करीब 2700 BCE से 1600 BCE के बीच का समय है वो, जब वो ऐसा हुआ करता था, बढ़िया सा बना हुआ, लेकिन हम लोग को पता नहीं था, है ना। अब वो तो सब खत्म हुआ गया था, फिर हम लोग आगे बढ़ गए, है ना, आगे शिफ्ट हो गए, हमारी दिनचर्याएं बदल गई, हमारे सारे कामकाज बदल गए। लेकिन अराउंड 1921 में क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो वो पंजाब के आसपास वाले एरिया में रेलवे लाइंस लगा रहे थे, है ना। तो उस बीच में उनको दिखा कि यार यहाँ की जो ईंटें हैं वो तो कुछ अलग ही ईंट बनी हुई है। और फिर जब बहुत सारे सामान उनको मिले, वहाँ से खुदाई वगैरह हुई, सारा कुछ देखा कि यार यहाँ पे तो मतलब ऐसा पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जैसा बना हुआ है। फिर हमारे यहाँ के जो इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं ना, मतलब सारा कुछ देखते हैं कि क्या किससे बना है, कितना पुराना है, ये सारा कुछ। फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत समय पुरानी बात है। फिर उन्होंने एजेस वगैरह निकाल लेते हैं वो तो सारी, तो फिर पता चला कि यार ये तो 2700 BC समथिंग की बात है, और कुछ ऐसा ऐसा सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था, है ना। तो ये कब पता चला हमको, 1921 में पता चला, है ना। ये एग्जिस्ट तो बहुत समय से कर रही थी, लेकिन फिर हमको मालूम नहीं था। फिर वो रेलवे लाइंस वगैरह डल रही थी, तो वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको दिखे कि यहाँ पे तो बहुत सारी ईंट वगैरह है भाई, और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो फिर अपन क्यों कहीं और से करो। तो वही ईंटें लगा के उन्होंने पूरी रेलवे लाइन बना दी, है ना। लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट को जब पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है, फिर वहाँ पे खुदाई वगैरह की गई कि यार ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, और मतलब बिल्कुल आज की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जब सारा कुछ मेजर किया, जब पता चला, तो फिर वो पूरी की पूरी सभ्यता निकली, है ना। तो कब की बात है ये, 1921 की बात है। क्लियर है, याद रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा वीडियो बना हुआ है, अगर उसको लेके कोई भी डाउट है तो आप सीधा का सीधा वीडियो एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है एनटीएससी के। द फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेस, सबसे पहला लिटरेरी सोर्स कौन सा था। तो लिटरेरी सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स जिससे आप पढ़ के कुछ पता कर सकते हो कि पुराने समय में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो पहला लिखित वाला सोर्स जो किताब के फॉर्म में था वो था ऋग्वेद। ठीक है,
ठीक है। सारे पुराणों में या फिर जो वेद हमारे लिखे गए थे उसमें सबसे पहला लिटरेरी सोर्स जो है वो ऋग्वेद था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2021 में भी पूछा गया है ना, तो वो किस तरीके से पूछा गया कि सबसे पहला वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद। अब यहाँ पे उसी को घुमा के इन्होंने पूछ लिया सबसे पहला लिटरेरी सोर्स कौन सा था, तो ये भी ऋग्वेद होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। सोचो जिस बंदे ने 2021 का पेपर दिया उसने ये वाला पेपर 2019-20 वाला सॉल्व किया होगा, तो उसको बना होगा कि नहीं बना होगा आंसर, बना होगा, जाहिर सी बात है ना। करना जरूरी है, करना। आंसर क्या हो गया हमारा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन मेगास्थनीज विजिटेड टू इंडिया, किसके राज के समय, रेन मतलब किसके राज्य या साम्राज्य के समय मेगास्थनीज इंडिया आया था। तो पहली बात तो मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, ठीक है। जैसे कि मेरा राजपाट चल रहा है और मैं मेरे किसी एम्बेसडर को किसी दूसरे राजा के यहाँ पे भेजूँ, है ना, तो ये मेगास्थनीज को राजा के यहाँ पे भेजा गया। किसके यहाँ पे भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे भेजा गया, ठीक है। अब किसने भेजा, तो जो सेल्यूलस निकेटर था, ठीक है, सेल्यूलस निकेटर था, उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा। फिर मेगास्थनीज ने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, साम्राज्य के बारे में बहुत सारा कुछ बताया, जिससे भी हमको पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है वो किस तरीके का था, ठीक है। तो ये इनकी राइटिंग से हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है। आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेंशन, एलेक्जेंडर ने जब इंडिया में इन्वेंशन किया यानी कि जब इंडिया में वो घुसा, तो उस समय पे इंडिया पे कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी, नॉर्थ इंडिया पे कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी, ये हमको बताना है ना। देखो पहली बात मैं आपको हर वीडियो के साथ में क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि अरे तो बन ही नहीं रहा आंसर, कुछ नहीं बन रहा मेरे को, तो ऐसा आप अकेले नहीं हो, मोस्टली को नहीं बनते, है ना। बात यह है कि इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब जैसे आपने पुराने ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आपको पता है ऋग्वेद है सबसे पहला वाला वेद है ना, तो यहाँ पे जैसे ही दिखेगा तो आपको बनेगा। तो ये कब बनेगा, जब आपने थोड़े बहुत कंसेप्ट वीडियो देखे हैं प्लस साथ में आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, है ना। तो अगर अभी नहीं बन रहा है तो घबराना नहीं है, ये वीडियो इसीलिए लेकर आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता नहीं है वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पता होना चाहिए। और जैसे ये अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, ये 3 क्वेश्चन किए, मान लो आपको इन तीनों के आंसर नहीं पता थे, लेकिन अब जब आंसर पता चल गए ना, तो अगली बार ये क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे तो आंसर मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि पता चल गए, देख लिया है, उसके बाद में भी अगली बार ये क्वेश्चन कहीं पे आया तो फिर से फिसड्डी हो गए, है ना, ऐसा नहीं करना है। तब ये आंसर बनने चाहिए यहाँ पर देखने के बाद में। क्लियर है। तो अगर अभी नहीं बन रहे तो बिल्कुल नहीं घबराना, बढ़िया से बैठो, जो मैं समझा रही हूँ वो सुनो, आंसर्स को थोड़ा सा रिटेन करने की कोशिश करो, है ना, और फिर उसके बाद में और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर है। तो ये आपको आंसर्स अपने आप बनते जाएंगे, दिमाग में रहते जाएंगे। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ NTSC के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी एग्जाम जिसके अंदर सोशल साइंस आ रहा है 10th तक का, उन सब के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे घूमते फिरते किसी दूसरी एग्जाम वाले और इस वीडियो तक पहुंच गए हो PYQs को लेकर, तो बिल्कुल देख सकते हो, वापस भागने की जरूरत नहीं है, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, मतलब इसी का आंसर दे देते हैं। तो किसकी डायनेस्टी के समय एलेक्जेंडर इंडिया में आया था, इन्वेड किया था, मतलब उसने घुसपैठ की थी इंडिया में। तो उस समय पे जो राज कर रहा था वो था नंद, ठीक है, नंद डायनेस्टी का समय है ये। धनानंद आपने सुना होगा, ठीक है, जिसके बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी शुरू हुई थी। तो धनानंद डायनेस्टी के समय कौन आया था, एलेक्जेंडर इंडिया में आया था। आंसर इज राइट। तो नंद डायनेस्टी भी, धनानंद के समय की जो डायनेस्टी है उसको नंद डायनेस्टी भी कहा जाता है। द नेम ऑफ शेर शाह इन चाइल्डहुड वॉज, पढ़ा है हमने ये, है ना, जब हमने दिल्ली सल्तनत की जब हमने बात की थी, दिल्ली सल्तनत की बात की थी, तब हमने देखा था दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर रहे थे, उसके अराउंड हमने देखा था कि शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह सूरी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था, ठीक है। तो शेर शाह सूरी का नाम क्या था, शेर शाह सूरी का नाम था बचपन में फरीद खान, ठीक है। तो शेर शाह सूरी फिर रूल में आ गया था, नहीं, बाबर से हार गया था, ठीक है, फिर शेर शाह सूरी क्या आ गया था, रूल में आ गया था। फिर हुमायूं हार गया था शेर शाह सूरी से, तो फिर जो मुगल एम्पायर है वो फिर से पीछे हट गया था। फिर हुमायूं वापस से लौट के आया था, फिर शेर शाह सूरी को फिर से हराया था और मुगल डायनेस्टी जो है वो सेटअप की थी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मुगल डायनेस्टी के स्टार्टिंग में या फिर दिल्ली सल्तनत के एंड में ये वाला पार्ट आपको बताया जाता है। क्लियर। तो शेर शाह सूरी की जो डायनेस्टी थी वो सूरी डायनेस्टी भी कही जाती है, और शेर शाह का बचपन का नाम जो था वो था फरीद खान, ठीक है। तो फरीद हमारा आंसर होगा।
क्लियर है, ठीक है, पढ़ा है हमने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम टिक कर सकते हैं बढ़िया से। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान में से कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स कहा जाता है ना। तो जो सुल्तान है उसका नाम है मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स क्यों कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो डिसीजन लिए ना अपनी लाइफ में, वो डिसीजन हमेशा उसने गलत समय पे लिए, ठीक है। और फिर जब ठीक करने की कोशिश की तो वो ऐसे समय पे ठीक करने की कोशिश की जब वो मौका निकल चुका था, है ना। तो ऐसी गड़बड़ें बहुत सारी की मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इनको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन है मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स दिल्ली सुल्तान के, मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर इज राइट सी। नेक्स्ट, द एम्परर वॉज कॉल्ड कालंदर, ठीक है, या तो कलंदर भी कहा जाता है, कालंदर नहीं है, इस तो कलंदर ही है, इसकी स्पेलिंग कई बार ऐसे भी लिखी आ जा सकती है, ठीक है, मतलब के की जगह क्यू आ सकता है ना। तो कौन से एम्परर को कलंदर कहा जाता था, कलंदर जो है वो बाबर को कहा जाता था, ठीक है, बाबर को कलंदर कहा जाता था क्योंकि वो उसने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोगों को हराया था उसके रेन में, है ना। तो उसको कलंदर भी कहा जाता था, बाबर को कलंदर कहा जाता था। आंसर इज ए। नेक्स्ट, फेमस पीकॉक थ्रोन वॉज टेकन अवे आउट ऑफ इंडिया बाय, कौन लेकर गया था इंडिया से फेमस पीकॉक थ्रोन, है ना। हमारे पास में एक काफ़ी अच्छा पीकॉक का थ्रोन था, एकदम थ्रोन मतलब सिंहासन, ठीक है। तो वो इंडिया से कौन लेकर गया, तो जो मुग़ल एम्पायर है और दिल्ली सल्तनत है, इस समय पे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ना लूटपाट मचाई थी भयंकर तरीके से। वो इंडिया में आते और इंडिया से सामान लूट के लेके जाते। तो ये जो लूट है, इसमें हमने मेन नाम जो है वो नादिर शाह का पढ़ा है ना। जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर हमने कवर किया है, नादिर शाह ने काफ़ी बार इंडिया में जो है वो लूटपाट मचाई थी। इंडिया में आता, इंडिया के सामान जो है वो ले लेके अपने देश वापस से चले जाता। तो नादिर शाह जो है वो कौन था, वो हमारे यहाँ से इंडिया का जो फेमस पीकॉक थ्रोन था उसको चुरा कर लेकर चले गया था, ठीक है। तो मतलब कहीं पर भी ऐसी लूटपाट मचाने की या फिर ऐसी कुछ बात आए कि हमारे यहाँ से कौन दिल्ली सल्तनत के समय या मुग़ल एम्पायर के समय, दिल्ली सल्तनत ही समझ लो आप, उस समय पे कौन लेकर गया था हमारे यहाँ से सारा सामान, तो वो नादिर शाह। अगर आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो आप टिक कर देना उसको, ठीक। सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अच्छा जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो देखा है ना, पिछला वाला वीडियो देखा है यानी कि 2021 वाला प्रीवियस ईयर वाला वीडियो, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस किसने इंप्लीमेंट की थी, तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस मतलब जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में सेटअप हुआ था तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनको पता था कि प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ रखो, है ना, मतलब इन राजा को अपना मान सम्मान दो, तो इनकी राजा की जो प्रजा है वो हमारे अगेंस्ट कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, है ना, राजा उनको संभाल लेगा। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स से उन्होंने बातचीत अच्छी कर रखी थी, ठीक है। पर अब ये था कि प्रिंसली स्टेट्स को कोई और भड़का ना दे, कोई दूसरे रूलर्स ना भड़का दे, इसलिए प्रिंसली स्टेट्स के साथ में एक सब्सिडरी अलायंस की गई थी कि वो किसी और रूलर के साथ में नेगोशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेगोशिएशन वो तभी कर पाएंगे जब कोई कंपनी ऑफिसर उनको क्या करता है, परमिशन देता है। तो अगर एक प्रिंसली स्टेट के रूलर को दूसरे रूलर से बातचीत करनी है तो उसको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर की लेनी पड़ेगी। इसको क्या कहा गया, सब्सिडरी अलायंस कहा गया। और ये किसके समय पे लागू हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ले के समय पे लागू हुआ था, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया है ना, याद रखने वाली चीज़ हो गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी, इनमें से कौन सी राइटिंग महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है ना। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन कौन सी राइटिंग है इसमें देखा जाए तो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जाहिर सी बात है अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आप इसको बिल्कुल टिक कर सकते, मतलब टिक ऐसे कर सकते हो, हमको ये टिक नहीं करना है क्योंकि हमको पूछा गया कौन सी नहीं है ना। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी 3 है उनकी, तो बची हुई हम समझ जाएंगे कि नहीं है, या फिर हमको पता हो कि नहीं है, तो वैसे भी क्लियर है। दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो जाहिर सी बात है गांधी जी की राइटिंग होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया था, सत्य अहिंसा धर्म को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी राइटिंग्स में की थी। हरिजन जो नाम है वो गांधी जी ने ही दिया था दलित कम्युनिटी को, ठीक है। तो हरिजन जो राइटिंग है वो भी किसकी है, महात्मा गांधी की है। अब दास कैपिटल की अगर बात आती है तो दास कैपिटल जो है वो किसने लिखा था, वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था।
ठीक है, कार्ल मार्क्स में ने ये राइटिंग अपनी लिखी थी जिसके अंदर उसने अपने सेक्युलरिज्म वगैरह के बारे में, जो सोशलिस्ट नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई थी। ठीक है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी थी और हिंद स्वराज भी गांधी जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर ये तीन जो है ये गांधी जी की राइटिंग है और हमको बताना है कौन सी गांधी जी की राइटिंग नहीं है। तो कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है वो कार्ल मार्क्स की, गांधी जी की नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। ठीक, समझ में आ रहा है ना, मतलब हर चीज़ के साथ में रीज़न बताते जा रही हूँ मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। नेम द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो देखो गदर पार्टी का ऐसा किस्सा है कि जो बाहर से, यानी कि बाहर के देशों से जो सिख वगैरह हमारे यहाँ पर आए थे, फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने उससे लड़ने के लिए गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब गदर पार्टी का फॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो एक सोहन सिंह जी का नाम भी आता है ना, लेकिन यहाँ पर तो वो है ही नहीं ऑप्शन में। तो वो ही वॉज ऑल्सो अ फाउंडर, एक और फाउंडर थे जो कि थे लाला हरदयाल। ठीक है, तो ये दोनों फाउंडर थे, लाला हरदयाल इन एसोसिएशन विद सोहन सिंह, है ना। इनने दोनों ने मिलकर क्या की थी, गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक भी नाम आ जाता है तो आपको टिक करना है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन मॉडरेट नहीं कहा जाता था? अच्छा, मॉडरेट कौन होते हैं? मॉडरेट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो तरीके के लोग देखने को मिल रहे थे, एक तो लिबरल और मॉडरेट्स, ठीक है, और एक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट का मानना ऐसा था कि सब कुछ छोड़ो, बिल्कुल ब्रिटिशर्स की मत मानो और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करो, मतलब वो एक्सट्रीम बातें करते थे। एक्सट्रीमिस्ट थे कि अब फाइनल फुल इंडिपेंडेंस चाहिए ना, तो इंडिपेंडेंस की मांग करो सीधे। वहीं कुछ मॉडरेट्स थे जो चाहते थे कि यार सीधे इंडिपेंडेंस नहीं मिलना, चलो डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं, चलो ब्रिटिशर्स रूल में अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वैसे हिस्सा मांग लेते हैं, है ना, या फिर चुनाव लड़के अपन वहाँ पे असेंबली में पहुँच के अपनी मांग करते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे स्टेप्स से आगे चलना चाहते थे, ये लोग कौन थे? मॉडरेट्स थे। तो हमको बताना है इनमें से कौन मॉडरेट नहीं थे। ठीक है, तो कौन मॉडरेट नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट नहीं थे क्या? बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट नहीं थे, ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट, है ना। तो हमारा आंसर तो यही हमको मिल गया कि ये क्या है, हमारा आंसर है। बाकी और तीन भी देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में कभी ऐसे आ जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉडरेट, है ना, तो ये जो तीन है ये मॉडरेट थे। कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी, MG राणे जी और साथ में दादा भाई नारोजी, है ना। तो ये तीनों क्या थे? ये मॉडरेट थे एंड ही वॉज नॉट अ मॉडरेट, ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट, है ना। इनके साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू को भी आप एक्सट्रीमिस्ट समझ सकते हो, मॉडरेट नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को भी आप एक्सट्रीमिस्ट समझ सकते हो, मॉडरेट नहीं थे, है ना। और ये जो है ये क्या थे? और इन तीनों के साथ में एक CR दास और मोतीलाल नेहरू जी का भी नाम आप ऐड कर सकते हो, है ना। हमने पढ़ा है नेशनलिज्म इन इंडिया में, ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। तो अगर आ जाता है तो आपको ये नाम याद रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आर सम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। दादा भाई नारोजी, MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, मोतीलाल नेहरू जी, ये सब क्या थे? ये सब मॉडरेट्स थे इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा, तो हमने ये कुछ फॉर्म्स ऑफ माउंटेन पढ़े थे जो अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं, है ना। ब्लॉक माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, है ना। ये सब हम पढ़ के आए हैं लैंडफॉर्म्स में, है ना। लैंडफॉर्म्स, फिजिकल फीचर्स और ये सारी जो वीडियोस हमारी बने हुए हैं लैंडफॉर्म को लेकर, उसके अंदर हमने बात की है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स की। तो माउंटेन्स जो थे उसके अंदर हमने टाइप्स पढ़े, जिसके अंदर हमने जो हिमालयन माउंटेन रेंज की बात की थी, तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो फोल्डिंग माउंटेन रेंज है। कैसी माउंटेन रेंज है? फोल्डिंग माउंटेन रेंज है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल में देखा था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज, गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ पर डेल्टा बनता है वहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट आता है? ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो बनता है, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे करके वहाँ पे अपने मैप में भी लाइन जो है वो बनी हुई होती है जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है और फिर सी और ओशन में क्या करती है, समाहित हो जाती है। तो वहाँ पर ही एक फॉरेस्ट बनता है जिसको कहा जाता है सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन फॉरेस्ट यहाँ पे कहा जाता है। तो ये फॉरेस्ट है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे बनता है, ठीक है। इनकी रूट्स जो है वो पानी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, हाई टाइड लो टाइड आती है। ये सुंदरबन जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कोस्टल एरियाज़ के लिए, क्योंकि क्या है ना कि जैसे ये समुद्र है,
ठीक है, ये क्या है, समुद्र है इधर की साइड में, है ना। अब यहाँ पर या ऐसे समझ सकते हो कि समुद्र का पानी ऐसे आ रहा है। अब बीच में जो सुंदरबन है ना, ये क्या करते हैं कि समुद्र का जो पानी एकदम बहाव में ऊपर जब पहुँचता है ज़मीन तक, तो ये सुंदरबन के पूरे फॉरेस्ट बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, इस पानी को रोक लेते हैं और फॉरेस्ट के पीछे नहीं जाने देते, क्योंकि फॉरेस्ट के पीछे क्या है, लोग रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट जहाँ पे खत्म होगा उधर लोग रहेंगे ना। अब मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता तो ये पानी ना सीधे लोगों तक पहुँचता, है ना, मतलब लोग फिर रहते ही नहीं, फिर वो तो गड़बड़ी हो जाती। तो अपने यहाँ इंडिया में तो हर चीज़ ऐसे बनी हुई है कि मतलब भगवान ने एक एक चीज़ डिज़ाइन करी हो कि यहाँ पे ये गड़बड़ होगी चलो इसको बिठाओ, यहाँ पे ये गड़बड़ होगी चलो इसको बिठाओ, ये भी डाल देते, ये भी डाल देते, ऐसे मतलब सब कुछ एकदम प्लान्ड तरीके से मिलता है हमको यहाँ, है ना। तो सुंदरबन फॉरेस्ट क्या है, हमको कहाँ पे मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो भैया उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 75। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, जिले, है ना, मतलब स्टेट के अंदर जो फर्दर डिवीजन होते हैं जिलों के, उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जैसे इंडिया जो है वो करीब 29 स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब वो जो स्टेट्स में डिवाइडेड है उसके अंदर क्या है, वो जो स्टेट्स है, हर स्टेट्स क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या है, फिर वो गाँव वाँव आसपास में है ना। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है। काफ़ी बड़ा है ना एरिया वाइज उत्तर प्रदेश, ठीक है, 75। नेक्स्ट, इन विच कॉन्टिनेंट द सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड। सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना। कहाँ पे मिलता है, तो ये हमको मिलता है अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में हमको मिलता है सहारा डेजर्ट, जिसमें हमने सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह की बात की थी ना जिस वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमने एक एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ा था। जब अफ्रीका को डिटेल में पढ़ा था तब हमने बात की थी कि वहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो मिलता है, जो कि क्या है, सहारा डेजर्ट। अच्छा, एक और ऐसा कॉन्टिनेंट बताना जिसमें वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मिलती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है वो कहाँ से, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलती है, ये नाम जो है वो कमेंट में दिखना चाहिए। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, अरे यार देखो नहीं भी बताओ ना तो ये ब्लू, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह से जुड़ा हुआ है, अमूल ने शुरू किया था, है ना। अब ब्लू मतलब कलर ही देख लो, सामान से जुड़े हुए हैं, है ना। तो मान लो नहीं भी बताओ तो फूड ग्रेन ब्लू कलर के होते हैं क्या, नहीं। फिश प्रोडक्शन ब्लू कलर का होता है ना, मतलब फिश पानी में रहती है ना, तो जाहिर सी बात है यही होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन तो फिर अपना वाइट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ऑयल सीड प्रोडक्शन भी इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। मतलब ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कुछ क्वेश्चन नहीं भी पता हो ना तो अपन ऐसे सलटा सकते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फिश प्रोडक्शन का जो रिवॉल्यूशन लाया गया था वो ब्लू रिवॉल्यूशन था। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC वॉज सेटअप इन, कौन से साल में सेटअप की गई थी, तो ये सेटअप की गई थी 1956 में, ठीक है। ONGC जो है वो 1956 में सेटअप की गई थी ताकि ऑयल और नेचुरल गैस का जो भी चीज़ें हैं उसको ये संभाल सके। What is the name of mid latitude grassland in साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका पे जो मिड लैटिट्यूड पे आता है, जैसे साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है ना, साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है उसका जो लैटिट्यूड जा रहा है, तो जो बिल्कुल साउथ अमेरिका से बहुत सारे लैटिट्यूड जाते हैं, तो जो बीच वाले लैटिट्यूड पे जो ग्रासलैंड पड़ता है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रेयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेयारी कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है और इवन काफ़ी अच्छे इकोसिस्टम को भी स्टोर करता है। सब तरीके के वहाँ पर जो है वो अलग अलग फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर थार डेजर्ट इज लोकेटेड, तो सहारा तो अपना अफ्रीका में है, थार डेजर्ट कहाँ मिलता है, तो ये अपने यहाँ पे मिलता है ना। जो अपना राजस्थान वाला एरिया है उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो कि थार डेजर्ट पूरी तरीके से डेजर्ट से कवर्ड है ना। तो थार डेजर्ट कहाँ पे मिलता है, अपने इंडिया में, ठीक है। क्लियर है, थार डेजर्ट। अरे यार अब ये चीज़ तो क्या है, छोटी छोटी सी है, ये तो अपने को याद करनी है ना। पढ़ी हुई है हमने सारी की सारी, वो 40 वीडियो आप देख लोगे ना आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सब कुछ पढ़ा है हमने उसके अंदर। वेयर गोबिंद सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड, तो गोबिंद सागर रिजर्वायर कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो गोबिंद सागर रिजर्वायर जो है वो हमको कई सारी जगह पर देखने को मिलता है,
ठीक है, कई सारी जगह पर देखने, मतलब सॉरी क्या, गोविंद सागर कई सारी जगह पे क्या देखने को मिलेगा, देखो बहुत सारे रिजर्वायर्स है, बहुत सारे डैम्स है, उसके नाम हमको दिए हुए हैं। जो डैम्स वाला वीडियो है उसके अंदर आप नाम अच्छे से देख लेना, कुछ गुजरात के डैम्स है, कुछ पंजाब के डैम्स है, कुछ कहीं और के डैम्स है ना। तो ऐसे नाम आपको याद थोड़े से रखने पड़ेंगे, कई बार डैम्स रिजर्वायर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, है ना। और जो मैंने अभी बोला ना कि कई सारी जगह पर, वो लाइन थोड़ी सी हटा देना, कई सारी जगह पर नहीं है, जो डैम्स है जहाँ पर बने हुए जिस स्टेट में, उनके अपने नाम दिए हुए, है ना, तो वो हमको पता करना है। तो गोविंद सागर रिजर्वायर कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर पंजाब में है। तो गोविंद सागर रिजर्वायर जो है वो हमको हिमाचल प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, ठीक है। 22, अच्छा गोविंद सागर तो पता है, सरदार सरोवर डैम बताना कि कहाँ पे मिलता है, मतलब कहाँ पे मिलता है, क्या है, कहाँ पर है ना। सरदार सरोवर डैम का स्टेट बताना, क्योंकि वो भी कई बार पूछा जाता है। When टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड, कौन से दिन टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी छोटी छोटी सी चीज़ें तो जो है ये याद रखने की है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। अपने हिसाब से अगर अपने को लग रहा है कि कुछ कोड वर्ड्स बना सकते हैं तो वैसे बना लो, है ना। टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। किसी का बर्थडे है, किसी दोस्त का बर्थडे है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज, यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी 2011 के सेंसस के अनुसार। अच्छा ये तो मैं बता दूंगी, अभी मेरे को ये बताना कि 2011 के सेंसस के अनुसार कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड था। ये पिछला वाला जो वीडियो है हमारा 2021 वाला, या फिर 2000 पिछला वाला या बाद वाला है, वो आपको मिल जाएगा। 2021 वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर ये वाला आंसर मैंने करवाया था आपको कि विच अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो नाम थोड़ा सा ज़रा कमेंट में बताना, देखूँ मैं भी याद है कि नहीं है ना। अभी हमको बताना है कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी, तो यूपी की पॉपुलेशन जो है वो 19.98 करोड़ थी। मतलब जितनी पूरे देशों की पॉपुलेशन होती है ना, इतनी हमारे स्टेट की पॉपुलेशन है। बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा से भी आधी है, समझ आ रही है। और बेल्जियम जो है वो पूरा का पूरा देश है एक यूरोप का। तो बढ़िया फले फूले परिवार में रहते हैं हम, और क्या। 24 IMF वॉज एस्टेब्लिश बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, IMF जो है वो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना था। तो IMF क्या है, IMF को फुल फॉर्म बताओ ज़रा। पढ़ा है हमने, 2 ट्विंस पढ़े हैं, ठीक है, 2 ट्विंस पढ़े हैं, आपकी 10th क्लास का है ये, ठीक है। 2 ट्विंस पढ़े हैं हमने, किसके 2 ट्विंस पढ़े हैं ये भी बताना, ठीक है। तो 2 नाम है वो। IMF जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, आप देखो यहाँ पे गोस्वामी कमिटी, नरसिंगम कमिटी, नन ऑफ दीज लिखा है, तो IMF इनके द्वारा तो नहीं बना है। IMF क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो नरसिंगम गोस्वामी कमेटी तो नहीं बना सकती, जाहिर सी बात है। ब्रिटन वुड कमेटी ने ही बनाया था, ये हमको पता भी है ना। दोनों ट्विंस थे, पहले ब्रिटन वुड कमेटी बनी थी, फिर उसके बाद में IMF को जो है वो लाया गया था, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया डिवैल्यूड इट्स करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन से साल में इंडिया ने अपनी करेंसी को सबसे पहली बार डिवैल्यू किया था। डिवैल्यू मतलब अपनी करेंसी की कीमत थोड़ी सी घटाई थी, ठीक है। जैसे कि हमारी करेंसी की कीमत डॉलर के कंपैरिजन में है ना, तो जैसे कि इतने रुपीज़ का इतना डॉलर है, जैसे $1 जो है वो करीब 71-75 के आसपास रहता है ना। तो ये जो वैल्यूएशन है ये एक समय पर या पहली बार जो है वो डीवैल्यूड की गई थी, कम कर दी गई थी एक साल में, दैट वाज 1966, पहली बार डीवैल्यू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया इज, मतलब इंडिया का सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ना, मतलब जिसमें बहुत कम जनसंख्या है, वो कौन सा है। तो मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार को तो कभी टिक मत करना लीस्ट पॉपुलेशन में, वो बहुत बड़े स्टेट है और खूब फले फूले हुए, ठीक है। मिजोरम और सिक्किम में एक बार आप सोच सकते हो, सिक्किम जो है वो और छोटा है मिजोरम से भी, साइज़ में भी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा या सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेयर इज सिचुएटेड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। थोड़ा ये क्वेश्चन लिखने वाले से गड़बड़ हो गई होगी, इसको और अच्छे से फ्रेम किया जा सकता है। कैसे फ्रेम किया जा सकता है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड इन, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो कहाँ पर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर है, ठीक है, कौन सी जगह पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन में है ना। ऐसे भी वॉशिंगटन ही टिक कर दिया करो, क्या है नाम से ऐसा लगता है कि यहीं पे होगा,
नेक्स्ट, हु हैज फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, डेवलप की तो बात करते हैं, पर थ्योरी ऑफ रेंट क्या होती है समझना। तो थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो एडम स्मिथ ने पहले की थी। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा लाई गई थी। उनका ऐसा मानना था कि रेंट जो है वो किसी के काम के बदले या किसी के पेमेंट के बदले नहीं दिया जाता। रेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक प्रोड्यूसर अगर कोई सी चीज़ ओन कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा, कंज्यूमर के कंज्यूम करने पे उसका पैसा लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, रेंट कहा जाता है। अपना नॉर्मल जो किसी की ज़मीन लेकर अपन रेंट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो ये क्या कहलाया जाता है, रेंट। तो इसके ऊपर भी एक थ्योरी बनाई हुई है। तो ये थ्योरी किसकी बनाई हुई है, एडम स्मिथ की बनाई हुई है। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेंट वॉज मेड बाय एडम स्मिथ। विच कैनाल इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कौन सा कैनाल सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट है। तो पनामा कैनाल ऐसा कैनाल है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। चिपको मूवमेंट किसके अगेंस्ट पे किया गया था, है ना, तो पेड़ों को बचाने के लिए किया था। तो जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन हो रहा होगा तभी पेड़ों को बचाया होगा, है ना, चिपक गए थे सारे के सारे पेड़ से। तो क्या है ये, इट वॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। क्लियर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। अगर किसी स्टेट में ऐसा घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पर अब प्रेसिडेंट का रूल होगा, तो इसका मतलब क्या है, स्टेट को कौन रूल करेगा, प्रेसिडेंट रूल करेगा क्या, नहीं, ये बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखना। अगर किसी स्टेट को ऐसा बोल दिया जाता है कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है, इसका मतलब वहाँ पर जो है स्टेट का जो भी गवर्नर होता है वो रूल करेगा। ठीक है, वो सारा कामकाज संभालेगा। ठीक, क्लियर। इन विच ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट आरटीआई लगवा सकते हो कि हमको इनके हिसाब से जानकारी निकलवानी है कि ये कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, और मतलब जो भी चीज़ आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आरटीआई जो है वो एक्ट कब पास किया गया था, 2005 में। ये क्यों लाया गया था, ताकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन ना कर सके, है ना, और साथ ही साथ में जिस भी तरीके से उनकी वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट रहे विद द पब्लिक। तो 2005 में जो है ये लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरीली डिड नॉट इंक्लूड इन इट्स प्रीएम्बल। तो हमको ऐसे शब्द बताने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में शुरुआत में नहीं रखे गए थे। हालांकि मतलब वही रखा गया था लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिया था, है ना। तो ऐसे 3 वर्ड है जो बाद में ऐड किए गए हमारे प्रीएम्बल में, है ना, और बाकी तो सारे है थे ही। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमको ऐसे वर्ड बताना है जो कि बाद में ऐड किया गया, जो शुरुआत में ऐड नहीं था। देखो, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले से एडेड था, सोशलिस्ट को ज़रूर बाद में ऐड किया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसके द्वारा ऐड किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा ऐड किया गया था। अब इसके रीज़न जो है ये मैंने आपको सारे वीडियोस में बताए हैं, है ना, कि फॉर पॉलिटिकल पर्पस। बाकी मतलब जो है वो सेम ही ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट था प्रीएम्बल में, लेकिन फिर वर्ड जो है वो बाद में ऐड किए गए। आर्टिकल 370 वॉज एसोसिएटेड विथ। आर्टिकल 370 किससे एसोसिएटेड था, तो आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड था। क्यों एसोसिएटेड था, क्या कहता है आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 ऐसा कहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड है ना, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर इंडिया में अगर कोई सा भी लॉ बनाया जाता है या कोई सा भी ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो जम्मू कश्मीर उससे अबाइड नहीं होगा। वहाँ की जो स्टेट है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो भी वहाँ पे अभी रूल कर रही है हाल फिलहाल, वो देखेगी कि अच्छा ये चीज़ हमको यहाँ पे लागू करनी है कि नहीं करनी है। उसके पैरेलल में वो कोई सा एक्ट लाकर वहाँ पर लागू लोगों के ऊपर कर सकती है, वरना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी रूल जम्मू एंड कश्मीर पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 लागू नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहले किसने प्रिसाइड किया था, ठीक है, तो वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं, मैक्सिमम जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सेंट्रल लेवल पे है ना, अधिकतर कहीं पे भी डाउट रहे तो आप प्रेसिडेंट को टिक कर सकते हो, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सही निकलेगा। जो सेंट्रल लेवल पे जो पोस्ट है वो यूजुअली प्रेसिडेंट ही उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनमें से कौन से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा,
नहीं किया जाता, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सबकी शपथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं एक्सेप्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, सबसे पहली फीमेल स्पीकर लोकसभा की कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार, है ना। मीरा की स्पेलिंग वो अलग लिखते थे, ठीक है। तो ऐसे मत बोलना कि मैम यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, उनका तरीका ये था अपने नाम की स्पेलिंग लिखने का, है ना। तो मीरा कुमार वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्टेट इन विच पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट, ऐसा राज्य जिसमें सबसे पहले पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो था राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लाया गया था, उसके बाद में फिर सारे स्टेट्स में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, मतलब इंडिया में जितने भी प्रेसिडेंट बने उसमें से कुछ मुस्लिम्स भी थे, कुछ हिंदूज भी थे, कुछ क्रिश्चियंस होंगे, है ना। तो सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, है ना, जिनका रिलीजन मुस्लिम था और वो प्रेसिडेंट बने इंडिया के, तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे फिर से हो गए, 40 पहले, 40 80, 40 120 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं, है ना। बढ़िया से हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है, बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से पढ़ते रहना। हिंदी मीडियम चैनल भी मैग्नेट ब्रेन्स का बन चुका है, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, NTSC ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी चीज़ के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से आखिरी तक हर चीज़ एकदम फ्री 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 फ्री। बढ़िया से बैठो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब लाइफ में एक्सेल करो, चीज़ों को समझो, रिटेन करने की कोशिश करो, खूब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।